वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और हम जिक्र कर रहे हैं जो रिजर्व सीट का एक बड़ा फैसला था, बड़ा मच अवेटेड फैसला था जो कि सामने आ चुका है। अब इसमें मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूंगा, इसके असरात की बात अभी ब्रेक से पहले भी ये बात हो रही थी कि इसके असरात क्या होंगे पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में, इसके क्या असरात आप देख रहे हैं। एक तो ज़ाहिर मखसूस हिस्से मिल गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी के तौर पर एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर बैठेगी, लेकिन आप इसके साथ साथ हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात होगी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़कत रिफॉर्म्स के हवाले से मुश्किलात होगी या कुछ और मुश्किलात भी पैदा होंगी? नहीं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसके बहुत सारे पहलू ये हैं कि हुकूमत जो जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया है उनको भी शक की नजर से देखेगी कि देखिए आपने चीजें ठीक तरह से हमारे लिए मैनेज नहीं की। पहली बात तो ये होगी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अब आप अंदाजा करें ना कि 22 सीटें बनती हैं कौमी असेंबली के अंदर, वो पीटीआई के पास होंगी तो आप पहले से ज्यादा आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट और है और वो हम नेशनल असेंबली से हट के देख रहे हैं। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शन नहीं हुए थे क्योंकि वहां पे उनका अपना स्पीकर वजीर आला था। उन्होंने रिजर्व सीटों के ऊपर जो है इनको ओथ नहीं लेने दिया था। फिर वो स्टे ऑर्डर हो गया जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह वहां पे भी इतना शानदार किरदार अदा किया कि बाकी जगहों पे भी जो वो बाइस दिखाते हैं उन्होंने वही दिखाया। और उन्होंने कहा कि हमें सूबे की नुमाइंदगी की कोई बात नहीं है, और सूबे की नुमाइंदगी न होने के बावजूद उन्होंने सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी करवा दिया। अब ये सीटें वहां पे भी तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। उसकी बुनियाद के ऊपर 11 में से तकरीबन 10 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के आएगी, जो इस वक्त नंबर शो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा से, जिसका मतलब ये होगा कि वो सेनेट के अंदर भी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आएगी। जिसका मतलब ये होगा कि अगर आप यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी ले भी लेते या कुछ कर भी लेते, जो आप कह रहे हैं हम फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सेनेट में भी आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी। तो जब आप 2/3 मेजोरिटी की बात करते हैं, जब आपने आईनी तरमीम करना होती है, तो वो सिर्फ एक हाउस की नहीं होती, वो दोनों ऐवानों से 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होनी होती है। तो गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। और फिर इसी तरह से पंजाब के अंदर सूबाई असेंबलियों में भी ये नंबर आएगा, और नंबर उसमें उसकी बुनियाद के ऊपर आपको पता है स्टैंडिंग कमेटी की मेंबरशिप होती है, उस पर चेयरमैन का होता है, बहुत कुछ तब्दील होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट का जो मोरल है वो हमें दिखाई दे रहा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आजम नजीर तारड़ साहब की आई, फिर हमने देखा किस तरीके से जो राना सनाउल्लाह साहब की है, फिर गवर्नमेंट लाइन का ले रही है। अब अंदाजा करें ना इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब इन्होंने चूंकि फहरिस्त भी देनी है अपनी नई के इनकी कौन से रिजर्व सीटों के ऊपर होंगे, क्या मंजर होगा जब पंजाब के अंदर आप मरियम नवाज साहिबा बैठी होंगी और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी अगर पंजाब में हों, तो कैसा मंजर होगा जब आप जेल से उनको प्रोडक्शन ऑर्डर आपको करवाने पड़ेंगे, जब सनम जावेद होंगी या फिर नेशनल असेंबली में सब कुछ होगा। तो जाहिर आपने उनका ओथ तो दिलवाना है, बेशक कोर्ट की मुदाखलत हो जिधर से भी हो। तो मंजर बड़ा एक दिलचस्प किस्म का आने वाले चंद दिनों में होगा और मंजरनामा देख रहे हैं, वो भरपूर तरीके से उसको कैश करेगी। ठीक है, एक दिलचस्प मंजरनामा भी बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं साकिब भाई आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो ये बताइएगा कि तफसीली फैसले में क्या इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ बातें सामने आई हैं, या उसके हवाले से क्या कोई कार्रवाई मजीद हो सकती है, या इस फैसले में उसका जिक्र किया गया? और इसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे पहले हमें एक्टिव दिखाई दे रहे थे, अब जाहिर है उन्होंने इससे इख्तिलाफ किया है, वो उस हिस्से में शामिल हैं, 8-5 के इस फैसले में उन 5 में शामिल हैं, तो क्या अब वो उसी तरह आप समझते हैं कि वो एक्टिव दिखाई देंगे, या ये एक फैसला था बस हो गया, अब दीगर मामला किसी और अंदाज में आगे बढ़ेंगे? ये जो आपने बोला है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ लिखा है या नहीं लिखा, वैसे तो वो जो तफसील आएगी, तफसीली फैसला जो आएगा तब भी ये इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर बात होगी। लेकिन एक चीज, अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा भी समझदार है ना, तो ये आज का फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर कोई लोग चले गए, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ, तो वो एक सीरियस नोयत के उन पे इल्जामात हैं। उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की, ये सिर्फ गलत तशरीह नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने लाया है कि इलेक्शन से 6 दिन पहले उन्होंने एक फैसला, एक जो है वो करते हैं, तशरीह करते हैं एक फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल कर देते हैं, गैर फाल कर देते हैं उसको, और उसके बाद जो है वो उनके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह चीजें चली वो सबके सामने है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तफसील के साथ आएंगी चीजें। दूसरी बात, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके हवाले से एक बात थी कि आईनी तरमीम आएगी, एक्सटेंशन के मामलात, ये वो, अगरचे वो इसकी तरदीद कर चुके थे, लेकिन फिर भी खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा रहा था, और हुकूमत जो है वो बार बार कहीं ना कहीं जो है उनकी जानिब से कोई बातें आ रही थी। तो मामला ये है कि आज वो चैप्टर तो हो गया क्लोज,
अब अक्टूबर मिड में उनको जाना है और उन्हें रिटायरमेंट है और मुस्तकबिल के 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। तो जो अपकमिंग जो चीफ जस्टिस हैं अब वही प्रवेल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अगरचे जो इख्तियारात हैं, चीजें हैं, बेंचेस की तश्कील है या जो भी है वो सारे चीफ जस्टिस काजी फाइसा ही देखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो हमें एक्टिव नजर आएंगे। क्योंकि आज ये पहले तक एक कंफ्यूजन थी हाई कोर्ट्स में भी, निचली मातहत अदलिया में भी, एक पूरे सिस्टम में कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अक्टूबर में चीफ जस्टिस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आज वो मामला क्लियर हो गया कि वो आ रहे हैं, तो जो आ रहा होता है फिर जो है वो मामलात उसी के ही होते हैं। तो ये चीजें अब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह चलेंगी। अब जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा है अगले 3 मंथ उनके जो है वो आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस है उन्हीं उसी तरह जो है वो उनके गुजरेंगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल और भी ऐड कर लीजिएगा आपसे, बड़ा क्विकली आपके ऐसे जवाब चाहूंगा। आप क्या देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। एक तो क्या ये चैलेंज हो सकता है, और अगर चैलेंज होगा तो किन बुनियादों पर आप देख रहे हैं करेंगे? वो कोई बुनियाद नहीं है चैलेंज, मतलब वो नजरसानी की दरखास्त वो दायर कर सकते हैं जिसका बहुत ही माइनर लिमिटेड स्कोप होता है। ये अपील नहीं है कि पूरा केस खुल जाएगा, लिमिटेड स्कोप में वो दायर कर सकते हैं। फिर इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि अब जो आगे जो है वो छुट्टियां आ रही हैं 1 मंथ की। अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेंचेस भी पूरे नहीं होंगे। 15 जुलाई से जजेस जो है वो कुछ मौजूद होंगे, कुछ छुट्टियों पे होंगे, फिर कुछ आएंगे, फिर छुट्टियों पे होंगे। तो इस तरह ये चीजें चलती रहेंगी। तो अब दायरी तो ये जाहिर सी बात है 15 दिन के अंदर नजरसानी दायर कर सकते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि ये दायर करेंगे क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं, इनको भी लग रहा है, लेकिन इनको कोई कुछ चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। असल मामला ये है कि अगर ऐसा होता, इनकी नशिस्तें होती और वो किसी और को दे दी जाती तो फिर डिफरेंट केस था। इनकी नशिस्तें ही नहीं, इनका लेना देना ही नहीं है, और ये जो है वो उसके क्लेमर बने हुए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी पे सलमान अनीस मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस फैसले को बिन्नवन तस्लीम किया है, हालांकि वो भी उसके साथ है कि वो आमतौर पे बहुत जल्दी उन फैसलों को तस्लीम नहीं करते जिनमें उनका नुकसान हो रहा है। इसमें उनको भी जमातें मिली हुई थी, मखसूस नशिस्तें मिली हुई थी, लेकिन बहरहाल वो उनके हाथों से गई, मगर उन्हें तस्लीम किया है। अब ज़ाहिर है पीटीआई और मौलाना का इत्तेहाद जो है उसकी भी बातें हैं। आप स्ट्रीट पे क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं होगा। दे जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप, जो मैं हमेशा कहता हूँ। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये नंबर गेम अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है, जिस तरह ये बात कर रहे थे कि सेनेट के अंदर हो जाएगा, आई एग्री कि ज़ाहिर है आपका जो पलड़ा है वो बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनारियो के अंदर देखें तो द गवर्नमेंट इज़ देयर, वो अपना काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, वो जिस सिमत में उनको जाना चाहिए वो वहाँ पे जा रहे हैं। जो ये बाकी हमने टॉक शोज़ के अंदर बैठ के तूफ़ान इकट्ठा करना है, ये तूफ़ान ही इकट्ठा करना है, इससे रियलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो कानून उनको चाहिए थे वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक बना चुके हुए हैं, और उसके अंदर अगर पीटीआई की मुशावरत नहीं भी होगी या उनका रोल नहीं भी होगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बाज नहीं आना, उससे पहले कुछ होगा वैसे सलमान, उससे पहले कुछ होगा, उससे पहले क्या कोई मैनेज करने की कोशिश की जाएगी? मैनेज करने की बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो आज़ाद ऑपोजिशन का काम है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना, एंड फॉर दैट पीटीआई इज़ एन अमेजिंग पार्टी। और उनके जो इत्तेहादी है वो जो साथ वेट गेन कर रहे हैं और मोमेंटम गेन कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे आप रोज़मर्रा के मामलात के ऊपर देखें ना, क्या जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉरेन डिग्नेटरी से नहीं मिल रहे? क्या जो उनके रवाबित बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ नहीं हैं? बिल्कुल हैं। जो आपके ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर जो कुछ मर्जी हो, गवर्नमेंट इज़ वेरी मच इन प्लेस एंड दे आर परफॉर्मिंग एट देयर विल। ये आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं तो ये बस आप और मैं ही मिठाइयाँ खा रहे हैं, उससे उनकी सेहत पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। चलें, ठीक है। अच्छा, इसी पे इमरान आप क्या समझते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही है पीटीआई के अंदर, फैसल वाडा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो भी एक मरतबा एक और प्रेडिक्शन लेके आए। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या विद इन पीटीआई को फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, और क्या आप देख रहे हैं कि उससे पहले आज जो 15 दिन का टाइम दिया गया है उसमें 7 दिनों के अंदर लिस्टें भी जो हैं वो जमा करानी है उन उम्मीदवारों ने, उस दौरान आप कोई हलचल देख रहे हैं? हुकूमत की तरफ से कोशिश की जाएगी कि उन लोगों को मैनेज किया जा सके? देखें एजाज, मुझे तो लगता है कि फैसल वाडा साहब की ये पेशन गोई भी गलत साबित होगी, क्योंकि हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में देख लिया है कि अवाम का मूड चेंज हो गया है। पहले सियासतदान फैसला करते थे, अवाम उनके पीछे चलते थे, अब अवाम फैसला कर रहे हैं और सियासतदानों को उस साइड पे जाना पड़ रहा है। और हमने देखा कि पहले जो विनिंग हॉर्सेस होते थे, ये हमें 2024 में वो विनिंग हॉर्सेस कहीं नजर नहीं आए। एक बड़ी मेजोरिटी है
जो पहली दफा इलेक्शन लड़े और उन्होंने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। कई जो नौजवान लोगों की मैं मिसाल दे सकता हूं, तो ये फॉरवर्ड बुलाक की बात करना, इस मौके पे आके कोई अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अभी चंद दिन पहले ही अडियाला जेल में बैठ के ये कहा है कि अगर किसी ने भी पार्टी छोड़नी है तो वो छोड़ जाए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान विन विन पोजीशन में है और उनको इस चीज से कोई असर नहीं पड़ेगा अगर कोई पार्टी छोड़ के भी जाता है, क्योंकि उनकी पब्लिक में जो रूट्स हैं वो बहुत डीप हो चुकी हैं, अवाम उनके साथ खड़ी है। कल को वो किसी को भी, आप देखें कि एक जो नई लीडरशिप इमर्ज हुई है अभी तहरीक इंसाफ में, ये इनको कौन जानता था 9 मई से पहले, और अब वो सारे आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लें, कहीं पे देख लें, वो एक नए फिगर्स के तौर पर सामने आए हैं। तो इमरान खान एक अपनी पार्टी में उनकी कई टेयर्स हैं लीडरशिप की जो आगे आ सकती हैं, इसलिए अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें भी करते हैं या कोई चंद एक मेंबरान चले भी जाते हैं तो वो अपनी सियासत को पार्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तरीके हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं उमर दराज आपसे एक तो यही फॉरवर्ड के ब्लॉक के हवाले से बात, और फिर आपको पता है एक जमाने में तहरीक अदम एतमाद जब लाई जा रही थी, खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ, तो उस वक्त कुछ मंडियों की बातें चली थी, कुछ ब्रीफ केस चले थे। क्या अब इन 15 दिनों में भी कोई ऐसी सूरत हाल है या उधर से क्या रिस्पॉन्स होगा? दूसरा ये बताइएगा, जैसे अभी सलमान साहब ने भी कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा हुकूमत को इससे, अब हुकूमत जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार क्यों किया जा रहा है? उमर दराज जी दोबारा सवाल पूछिएगा एजाज। मेरा सवाल यह है, एक तो ये बताइएगा, सलमान साहब ने अभी क्लेम किया है कि इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा हुकूमत को, और इसके साथ साथ क्या 15 दिनों का जो टाइम है उन उम्मीदवारों ने जो है वो अपने उनकी फहरिस्तें भी जमा करवाई जाएंगी, और उसके साथ साथ 15 दिनों में उन्होंने जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन बनना, इन दिनों में कुछ मैनेज कर जी इस हद तक गवर्नमेंट गिरेगी जा रहा है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि गवर्नमेंट अब अपहाज हो गई है, मफलूज हो गई है। गवर्नमेंट के पास जब आपके पास आईनी तरमीम की सख्त ना रहे तो फिर आप क्या करेंगे? आपने क्या करना, क्या स्ट्रक्चरल चेंज लेके आएंगे, क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 के उन एमएनएस को या बाकी, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग, उन्होंने, आप कहते थे कोई टिकट नहीं लेगा, लाइनें लगी रही तहरीक इंसाफ को टिकट लेने के लिए, पार्टीज आपस में लड़ती रही, उसके बाद कितने लोग टूट के चले गए। लाहौर से वसीम कादर एक एमएनए गया, कुछ और एमपीएस गए, क्या है आज वो कहां खड़े हैं? और इन लोगों को नहीं पता कि ये पहली बार एमएनए एमपीए बन गया, कैसे बन गए। हमने देखा लोधरा के अंदर एक नौजवान पे उन्होंने 24 घंटे पहले ऐलान किया, 50,000 वोट ले गया। तो इन लोगों को पता है इन्होंने हल्कों की सियासत करनी होती है, बड़े तेज और घात सियासतदान होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन हाँ इस वक्त इत्तलात है, लोग दावा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को समझदारी करनी चाहिए, आप अपने लोगों को केपी के ले जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद है वहां पे शिफ्ट कर लें, 15 दिन क्या मसला है, और उसके बाद अपने इनके डिक्लेरेशन जमा कराएं, उधर से कंफर्मेशन दें। और वैसे भी आज कोर्ट ने कह दिया कि अगर आपको कोई इशू हो तो आप चैम्बर में आ सकते हैं, चैम्बर में अदालत से दोबारा क्लैरिटी ले सकते हैं। मेरा ख्याल है अब 8 फरवरी वाली सूरत हाल नहीं है, थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील है, तहरीक इंसाफ को इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तहरीक इंसाफ की मजबूरी ये नहीं है कि ये लोग तहरीक इंसाफ के साथ रहे, इनकी मजबूरी है कि तहरीक इंसाफ के साथ रहे। ठीक है, अब इनकी मजबूरी है और इसलिए इनको हाल को खुद ही अगर हुकूमत चाहे तो कंट्रोल या कूल डाउन कर सकती है, मगर इस फैसले ने बहुत से सियासी असरात मुरतब किए हैं। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।